स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें माइकोप्लाज्मा का जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर इत्यादि के बारे में बात की थी। तो आज हम माइकोप्लाज्मा के जनन, इसका ट्रांसमिशन भी हमने पिछली बार देखा था और इसका जो आर्थिक महत्व है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कैरेक्टर्स में हमने देखा कि पादपों में यह फ्लोएम ऊतक की चालनी ललिकाओं एवं फ्लोएम मर्दूतक में सीमित रहते हैं, यानी कि फ्लोएम ऊतक में पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमने यह भी देखा कि ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव हैं जिनका जो व्यास है जो कोशिकाएं हैं ये 30 नैनोमीटर से लेके 100 to 500 नैनोमीटर तक होती हैं। जो इसका कैरेक्टर था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये बहुआकृतिक प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं, प्लियोमॉर्फिक, जो कि अपना आकार जो है परिवर्तित करते रहते हैं। इनका आकार परिवर्तित इसलिए होता रहता है क्योंकि इनके चारों ओर दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वजह से जो इनकी प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, वह लचीली होती है और इस लचीलेपन की वजह से यह विभिन्न प्रकार की अनियमित आकृतियाँ ग्रहण कर लेते हैं। और ग्राम स्टेन के प्रति ये ग्राम नेगेटिव होती हैं। जैसा कि बताया कि इनका स्वभाव लचीला होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली जो है वह लचीली होती है, जिसके कारण इनकी कोशिकाएं ऐसे जीवाणु फिल्टर से छन सकती है जिनसे अधिकतर जीवाणु नहीं छाने जा सकते। अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल की जब हमने बात की थी तो हमने देखा कि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल डीएनए पाया जाता है या केवल आरएनए पाया जाता है। इसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए एवं आरएनए, दोनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं। राइबोसोम, घुलनशील प्रोटीन एवं रिक्तिकाएँ भी इसमें मिलती हैं। अच्छा, इनकी जो कोशिका द्रव्य झिल्ली है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और एक्चुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल जो हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, तो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है और उनकी वृद्धि के लिए स्टेरॉल पोषक की आवश्यकता होती है। अच्छा, इनका जो संवर्धन माध्यम है उसमें स्टेरॉल की आवश्यकता रहेगी, यानी कि स्टेरॉल उसमें डाला जाएगा तभी ये जो है ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि इनकी वृद्धि के लिए स्टेरॉल आवश्यक होता है। इसकी विस्तृत संरचना के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी कोशिका कोशिका झिल्ली है वह एक त्रिस्तरीय लिपोप्रोटीन से बनी होती है और इसमें नग्न वृत्ताकार द्विकुंडलित रेशेदार डीएनए पाया जाता है। अनेक राइबोसोम, एक कुंडलित आरएनए, रिक्तिकाएँ, विलयशील प्रोटीन, वसा, कुछ एंजाइम्स और मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं। ये हम बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं जनन की। तो मोराविट्ज एवं टॉर्टिलोटी ने इनको जो है जनन क्रिया का अध्ययन किया और इनमें प्रजनन की दर जो है अत्यधिक तीव्र होती है। इसको 3 प्रकार से देख सकते हैं। विखंडन में हम जानते हैं कि कोई भी जो तंतु है या कोई जो कोशिका है उसमें उसकी जो चेन होती है वह टूट जाती है। तो तंतु की कोशिकाएं जब टूट जाती हैं तो टूटे हुए जो पृथक भाग होते हैं वे विकसित होकर नए तंतु का निर्माण कर लेते हैं। तो टूटे हुए जो भाग हैं वो अलग हो जाते हैं और वे टूटे हुए भाग संपूर्ण कोशिकीय संरचना या संपूर्ण जीव संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है विखंडन कहलाती है। दूसरी जो प्रक्रिया है वह है द्विभाजन। इसके बारे में भी आप जानते हैं। द्विभाजन के अंतर्गत क्या होता है कि एक कोशिका होती है, यह कोशिका जो है 2 समान या असमान गोलाकार कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो बाइनरी फिशन हो रहा है, एक कोशिका है और यह कोशिका 2 समान भागों में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, खाँच उत्पन्न हो जाती है। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, किसी भी जगह पर अपोजिट साइड में खाँच उत्पन्न हो जाएगी। यह खाँच धीरे धीरे बढ़ जाती है और धीरे धीरे बढ़कर संपूर्ण रूप से दोनों कोशिकाओं को, जो दोनों कोशिका के दोनों भागों को अलग अलग कर देती है और प्रत्येक कोशिका एक नए जो है पुत्री कोशिका के रूप में निर्धारित होती है। तो इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो ये तो बात हुई द्विविभाजन की। अगला देखते हैं हम इसमें मुकुलन। मुकुलन जो है, मुकुलन के अंतर्गत एक कोशिका से एक छोटी सी मुकुल या बड़ विकसित होती है और ये जो बड़ विकसित होती है यह बड़ एक लंबी श्रृंखला के रूप में
वृद्धि करके माइकोप्लाज्मा का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे मुकुलन में क्या होगा, ये एक कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका में एक छोटी सी बड उत्पन्न होगी और ये जो बड है फिर धीरे बड़ी होकर और नई अलग डॉटर सेल्स में रूपांतरित हो जाती है। तो इस तरीके से ये ऊपर जो संरचना है अतिवृद्धि है, यह बड कहलाएगी, ठीक है, यह मुकुल कहलाती है। ये मुकुल अतिवृद्धि विकसित होगी, इस कोशिका से, जनन कोशिका से पृथक हो जाती है और दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर देती है। अगला देखते हैं प्रारंभिक संरचनाओं के द्वारा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जनन की प्रक्रिया माइकोप्लाज्मा में, कि जो प्रारंभिक संरचनाएं या एलिमेंट्री बॉडीज बनती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कोई कोशिका है, इस कोशिका का जो जीव द्रव्य है वह छोटी छोटी असंख्य यूनिट्स में या इकाइयों में बँट जाता है और इन जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं या इकाइयाँ हैं, इनको हम प्रारंभिक संरचनाएं या निम्नतम जनन इकाई, मिनिमल रिप्रोडक्शन यूनिट कह सकते हैं। ये बाद में क्या होगा कि जो जीव द्रव्य कला है या कोशिका कला है, उसको उसके फटने से ये सारे जो है विमुक्त हो जाएंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे और एक संपूर्ण संरचना या लार्ज कोशिका के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जनन की निम्न 4 प्रक्रियाओं, विखंडन, द्विविभाजन, मुकुलन एवं प्रारंभिक संरचनाओं की सहायता से माइकोप्लाज्मा में सरल प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिकाएं हैं वे आपस में मिलकर तंतुनुमा संरचना ये का भी निर्माण कर देती हैं। तो ये जो जनन प्रक्रिया है यह काफ़ी तीव्र गति से होती है और 1 से 3 घंटों में जो है यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 1 से 3 घंटों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है जनन की। अगला हम देखते हैं संचरण। देखिए संचरण पिछली बार भी बात की थी हम लोगों ने कि माइकोप्लाज्मा जो है इसका संचरण कीटों के द्वारा होता है मुख्यतः। लीफ हॉपर्स की जब हमने बात की थी, तो लीफ हॉपर्स क्या करते हैं कि रोगित पौधे से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो रस ग्रहण करते समय उनकी जो मुख गुहा है उसमें उपस्थित सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड में जब ये चले जाते हैं तो सैलाइवा मिक्स हो जाते हैं, तो कीट जो है खुद संक्रमित हो जाता है, ठीक है। और जब यह संक्रमित कीट दूसरे स्वस्थ पौधे में से पोषण प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में वह स्वस्थ पादप भी जो है संक्रमित हो जाता है। तो इनमें अलग अलग जो है कीट हो सकते हैं, जैसे सेंट्रल स्पाइक डिजीज़ में जैसस इंडिकस के द्वारा संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है। अन्य रोगवाहक कीटों के उदाहरणों में नींबू हरित रोग जो सिट्रस ग्रीनिंग है उसमें डाइफोराइना सिट्राई के द्वारा होता है। सीजम फिलोइडी में एफाइड के द्वारा होता है। कॉर्न स्टंट या मक्का के बोनापन रोग में डाबुलस मैडिस के द्वारा होगा, ठीक है। इसी प्रकार लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजॉल, जो बैंगन का लघु पत्रक रोग है, इसमें भी हिसीमोनस फाइसिटिस नामक कीट के द्वारा संचरण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि माइकोप्लाज्मा में जो संचरण होता है वह मुख्यतः कीटों के द्वारा होता है और अन्य प्रकार के कीट जो हैं वो स्वस्थ पादप से रोगाणु को संचरित करते हैं और स्वस्थ पादप में रोगाणु को संचरित करते हैं। तो ये तो हुआ संचरण। आगे के पार्ट में हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा का आर्थिक महत्व। माइकोप्लाज्मा जो है यह विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, पादपों में भी रोग उत्पन्न करता है, मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करता है और जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करता है। तो इसलिए इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वह काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इसके लिए इसके रोगों को नियंत्रित करने के लिए हमको माइकोप्लाज्मा की डिटेल स्टडी करनी होती है। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे पादपों में रोग। पादपों में रोग के अंतर्गत सबसे पहला है बैंगन का लघुपर्ण रोग। इसमें क्या, बैंगन का जो पादप होता है उसमें पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, लिटिल लीफ, विच इज़ ब्रूम ऑफ पोटैटो। देखिए इसमें जब सिम्टम्स की हमने बात की थी तब भी हमने बात पिछली बार वाले वीडियो में बिग बर्ड देखा था हमने कि किस प्रकार जो कलिकाएं हैं वे तुलनात्मक रूप से बड़ी हो जाती हैं, बड़ी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और अनियमित आकार ग्रहण कर लेती हैं। तो इस प्रकार अग्रस्त जो कलिकाएं होती हैं, अग्रस्त जो शाखाएं होती हैं वे अनियमित वृद्धि करती हैं। अनियमित वृद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, अर्थात
कोशिकाओं के असामान्य आकार में वृद्धि होना, कोशिकाओं के असामान्य या अनियंत्रित रूप से उनमें विभाजन होना। तो इस प्रकार जो है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया की वजह से जो अग्रस्त कलिका होंगी वे एक झाड़ू-नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है इसको हम विशेष भ्रूण कहते हैं। तो इस प्रकार ये झाड़ू-नुमा संरचना निर्मित हो जाती है, इसलिए हम इसको विशेष भ्रूण कहते हैं, है ना। तो आलू का कुर्ची विशेष ब्रूम ऑफ पोटैटो हो गया, विशेष ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स है, सीजम फिल्लोडी। फिल्लोडी में भी ऐसा ही होता है कि जो पर्ण है, पर्ण जो संरचना है, लीफी जो स्ट्रक्चर्स हैं वे अनियमित रूप से आकार ग्रहण कर लेती हैं। क्लोवर विरिसेंस, विरिसेंस का मतलब होता है कि जो क्लोरोफिल है वह उसका अपघटन हो चुका है, हरा जो रंग है वह लुप्त हो जाता है संक्रमण की वजह से। तो कॉटन क्लोवर का विरिसेंस, कॉटन विरिसेंस इत्यादि। इसके टोमेटो बिग बर्ड के बारे में पिछली बार हमने पढ़ा ही था। अग्रस्त कलिकाएँ जो हैं बड़ी हो जाती हैं। टोबैको येलो डॉर्फ, कॉर्न स्टंट यानी कि मक्का का बोनापन रोग, पादप जो हैं बोने रह जाते हैं, तुलनात्मक रूप से छोटे रह जाते हैं। बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया के अंतर्गत जो ऊपर की जो शाखाएं होती हैं, ऊपर की जो पर्ण होते हैं वे एक बंच गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये सब अनियमित एवं अनियंत्रित जो वृद्धि होती है अग्रस्त कलिकाओं के, उनके जो है सिम्टम्स के रूपांतरण है। येलोज ऑफ एस्टर है, सैंडल स्पाइक डिजीज़, स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ शुगर केन एंड सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़। ये सारी जो डिजीज़ हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और पादपों में विभिन्न प्रकार के ये जो रोग हैं उत्पन्न किए जाते हैं। अगला देखते हैं हम। जंतुओं में रोग, जंतुओं के रोग के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। बोवाइन प्लूरोनिमोनिया जो रोग है यह माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस से उत्पन्न किया जाता है, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस से। न्यूमोनिया रोग जो है यह माइकोप्लाज्मा हाई न्यूमोनिया से उत्पन्न किया जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स, पशुओं में जो कारक है माइकोप्लाज्मा बोवी जेनिटेलियम, यह इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटल्स का ये जो रोग है उत्पन्न करता है। एगेलिक्टा, यह भेड़ और बकरी में उत्पन्न किया जाता है माइकोप्लाज्मा एगलेक्टी के द्वारा। साइनोसाइटिस, यह जो मुर्गों में है, कुक्कुटों में रोग उत्पन्न किया जाता है माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस के द्वारा। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है इसकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं, जिनकी वजह से जंतुओं को हानि पहुंचती है। और हम जानते हैं कि मानव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जैविक एवं अजैविक कारकों पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार जंतुओं में रोगों का होना भी एक महत्वपूर्ण जो है इसका माइकोप्लाज्मा का सिग्निफिकेंस है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका तीसरा, वो है मनुष्यों में रोग। मनुष्यों में कौन कौन से रोग, जैसे इम्पोर्टेंट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है माइकोप्लाज्मा निमोनी नामक रोग कारक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स जो हमने यहाँ पर जंतुओं में देखा था, इसी प्रकार यहाँ पर भी है। इन्फ्लेमेशन जेनिटल्स का कारक है माइकोप्लाज्मा होमिनिस। तो माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो है इस रोग का कारक है। दूसरा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो है माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम के द्वारा एवं माइकोप्लाज्मा ओरल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इनफर्टिलिटी के लिए भी जो है माइकोप्लाज्मा जिम्मेदार है। इसका फर्मेंटस नामक प्रजाति जो है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटस, जो टी माइकोप्लाज्मा है या टाइन्यू बहुत छोटा माइकोप्लाज्मा होता है, यह भी इनफर्टिलिटी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमने जंतुओं में पोवाइन प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स, एगलेक्टा एंड साइनोसाइटिस नामक रोगों के बारे में अध्ययन किया। और मनुष्यों में भी निमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी नामक रोग भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने माइकोप्लाज्मा का जो बचा हुआ पार्ट है, जिसमें हमने आज मुख्य रूप से जनन के बारे में बात की और इसके आर्थिक महत्व के बारे में बात की, तो ये माइकोप्लाज्मा का टॉपिक आज पूरा होता है।